गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। सृजन आईएएस एकेडमी लंका वाराणसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। क्वेश्चन सीरीज जो आपकी चल रही है मेडवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत का प्रशासन वाला पार्ट, इसमें पिछले वीडियो में पिछले सेशन में आप लोगों ने पहला सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस लगा लिए थे। दूसरे सेट की चर्चा किया जाए ताकि प्रशासन वाला हिस्सा समाप्त हो जाए। तो हम लोग प्रशासन दिल्ली सल्तनत के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको देखा जाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस पर भू राजस्व नहीं लगता था। पिछले सेट में जो हमने क्वेश्चन लगाया था और उसमें आप फिर देखिएगा उस वीडियो को, उसमें हमने आपको बताया था कि तीसरी कैटेगरी की जो भूमि थी खालसा एकता के बाद अनुदान भूमि, उसमें तीन तरह की भूमि थी। कौन? वक्फ, मिल्क और इनाम। और तीनों के बारे में मैंने बताया भी था कि वक्फ क्या है, धार्मिक कार्य के लिए, इनाम क्या है, पेंशन के लिए, मिल्क अच्छे किसी कार्य के लिए राज्य द्वारा प्रदत्त, और सभी कर से मुक्त हुआ करते थे। पूरी चर्चा हमने कर दिया था। इसका मतलब अगर आप प्रॉपर वीडियो देखे होंगे तो सोचना ही नहीं है आपको, सीधे आपका आंसर हो जाएगा। राजस्व नहीं लगता था किस पर? वो तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला की स्थापना की थी? मोहम्मद तुगलक ने वस्त्र निर्माणशाला की स्थापना किया था। अकाल संहिता का भी उसने प्रचलन किया, बनाया था उसने एक। तो वस्त्र निर्माणशाला कौन है? एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अलाउद्दीन खिलजी के समय में सराय ए अदल निम्नांकित में से किन वस्तुओं का बाजार था? जान जाइए। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बाजार व्यवस्था जो शुरू किया था, बाजार व्यवस्था, बिल्कुल जान रहे हैं। उसने तीन तरह के बाजार बनाए थे। कौन कौन? मंडी, या इसी को कहते हैं गल्ला बाजार। गल्ला बाजार का मतलब क्या हो गया? गेहूं, चावल, दाल। दूसरा था सराय ए अदल, सराय ए अदल। और तीसरा था आपका दासों, घोड़ों और मवेशियों का बाजार। मवेशी मतलब कटल। गल्ला बाजार क्लियर है, अनाज, गेहूं, चावल, दाल। जो सराय ए अदल था इसको बोलते थे निर्मित वस्तुओं का बाजार। यहां पे 7 अध्यादेश थे, अधिनियम लागू थे। यहां पे 5 अधिनियम थे, कानून मतलब कह लीजिए, और यहां पे 4 थे। और इस पूरे बाजार पर एक अधिकारी कौन होता था? दीवान ए रियासत। इस पे नियुक्ति किसकी की गई थी? याकूब नजीर की। मंडी में कौन होते थे? तो मंडी में शहना होते थे। और इस बाजार पर नियंत्रण करने के लिए गुप्तचर भी होते थे, जिनको मुनही बरीद कहते थे। और इस पूरी बाजार व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था, क्या था? उद्देश्य सैनिक था। मतलब सेना को वो चाहता था कि दिए गए वेतन पे ही कोई इस राज्य पर बोझ न पड़े, सैनिकों को उनकी आवश्यकता की सभी चीजें मिल जाएं। ये हमने मोटी बात बता दी। अब क्लास होता तो और थोड़ा सा और बताते हम, फिर भी बहुत जल्दी में हमने शॉर्ट बता दिया कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में एक बाजार व्यवस्था उसने शुरू किया था। वितरण प्रणाली इसको कह लीजिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। क्वेश्चंस भी आता है इस पर, इस शब्द के साथ। उसमें 3 तरह के बाजार थे, जिसका उद्देश्य सैनिक था। उस बाजार में मंडी था, जहां पे गेहूं, चावल, दाल ये हो गया। सराय ए अदल, जिसमें वस्त्र हैं, शक्कर है, या इसे आपको दिया हुआ सब है, निर्मित वस्तु बाजार। उस पर दासों, घोड़ों, मवेशी बाजार। इसे आपको क्लियर हो गया। इसमें क्या आंसर हो जाएगा? इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, ये आपका मंडी के लिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बाजार नियंत्रक की समूची व्यवस्था का संचालन अभी हमने बोल ही दिया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो कौन था? दीवान ए रियासत। अभी हमने आपको बोल दिया था, कोई समस्या नहीं है। याकूब नजीर इस पद पे बना था। और मंडी में एक शाना था, एक शाना बड़ा फेमस था, मलिक कुबुल उलुग खानी। तो फिलहाल शाना ही जानिए। तो दीवान ए रियासत और सब चीज आप जान चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुमिलित करने के लिए। क्या क्या है इसमें? वजीर। अब देखिए, जब दिल्ली सल्तनत का प्रशासन पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा कुछ
थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देते हैं। चलिए, प्रशासन पे हमको पहले ही बताना चाहिए था, बट आज जान जाइए कि सुल्तान होता था जिसके पास सभी शक्तियां उसी के पास केंद्रित थी। ठीक है, ठीक है, अमीर और उलेमा वर्ग का थोड़ा सा उस पर अंकुश रहता था, लेकिन जैसा आप जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने उनको बिल्कुल तवज्जो नहीं दिया और बलबन ने भी अमीर वर्ग पे बहुत ज्यादा उसको नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में सुल्तान की सहायता के लिए जो मंत्री परिषद होती थी उसको कहते थे मजलिस ए खलवत, और उसके पास 4 उसमें महत्वपूर्ण मंत्री पद थे। ठीक, एक हो गया वजीर जो वित्त विभाग देता था, एक होता था आरिज मुमालिक, ठीक, इस एक अलग विभाग नया था सैन्य विभाग, वो सैन्य विभाग देता था, और बलबन ने इसको वित्त विभाग से अलग भी किया था। तीसरा होता था दीवाने इंशा जो शाही पत्राचार देखता था, और चौथा था दीवाने रसालत जिसके लिए कहीं कहीं विदेश है, कहीं कहीं धार्मिक भी है। ये चारों आपको जानना। उसके बाद कुछ छोटे भी और थे, जैसे आप काजी उल कुजात हो गया, जैसे आपका सद्र उस सुदूर हो गया, जैसे आपका दीवाने हाजी बारबक जो दरबारी शिष्टाचार देखता था, फिर सरजांदर है, वकील दर है, दीवाने मजलिस है, इस तरह का चीजें हैं, तो छोटे होगा। लेकिन 4 जो थे मेन, आपका वजीर, दीवाने आरिज या आरिज मुमालिक जो कह लीजिए, और दीवाने इंशा, दीवाने रसालत, ये 4 महत्वपूर्ण थे। ये अक्सर मिलाने के लिए आपको आता है कि कौन से कौन कौन विभाग देख रहे हैं। अच्छा, वजीर के ही नियंत्रण में या वजीर की अधीनता में नायब वजीर भी होता था, और 2 और लोग होते थे, मुशरिफ और मुस्तौफी। ठीक, मुशरिफ और मुतसौफी। मुशरिफ जो थे वो महालेखाकार होते थे, और मुस्तौफी जो था वो महालेखा परीक्षक होता था। कभी कभी यहां भी आता है, संभवतः इसमें है भी। अब हम लोग आ जाए मिलाने के लिए, बहुत क्लियर हो गया आपके लिए। आप देखेंगे तो वजीर के लिए कौन हो जाएगा? वजीर के लिए आपका हो गया वित्त विभाग, हमने कहा था, ये आपका हो गया 3, रेट कर लिया जाए इसको। उसके बाद मुस्तौफी, अभी हमने बताया था, मुशरिफ और मुस्तौफी, महालेखाकार, महालेखा परीक्षक, ऑडिटर जनरल, तो ये आपका हो जाएगा ये। फिर दीवाने रसालत, ठीक, हमने कहा था विदेश विभाग भी कभी करता है, कभी धार्मिक भी होता है, मान लीजिए दुविधा है तो हम लोग दूसरा देख लिया जाए। दीवाने वजीरात, इसको भी देख लिया जाए, तो दीवाने जो वजीर है, वजीर का कार्यालय हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब दीवाने रसालत जो बचा हुआ है, यह धार्मिक दिया है, अगर विदेश होता तब भी हम लोग उसको पकड़ लेते। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। फिर अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन ध्यान रखना है? फिर हमने कहा आपसे क्या सही या गलत, तो कौन से कथन सही है? अलर्ट रहिए। याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया गया था। अभी पहले एक एक पढ़ लिया जाए। शाहना ए मंडी नामक पद बनाया गया है, ये तो अभी आप पढ़े ही हैं। ये भी अभी हमने बताया था का याकूब नजीर को दीवान ए रियासत, तो दीवान ये भी सही आपका हो गया। फिर उसके बाद वस्तुओं पर और उनकी कीमतों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया गया, बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था में क्या था, जो आपको मंडी था उसमें जो 7 अध्यादेश कानून थे उसमें पहला यही था कि सभी वस्तुओं के दाम निश्चित करना। तो वस्तुओं के दाम भी नियत किए गए, कोशिश किया जाएगा क्या कि कम भी रहे, और एक खासियत थी कि इसको मेंटेन रखने का प्रयास किया गया। ये ज्यादा उपलब्धि थी, दाम कम होना ज्यादा उपलब्धि नहीं थी, बल्कि पूरे शासन काल में वो एक नियत रहना, ये एक बड़ी अचीवमेंट थी। तो ये भी सही हो गया। सराय ए अदल की व्यवस्था की गई, पीछे आप पढ़ेंगे सराय अदल क्या था? निर्मित वस्तुओं बाजार, मंडी जिसको गल्ला बाजार कहते थे, सराय ए अदल निर्मित वस्तुओं का बाजार, पिछले भी क्वेश्चन लगाया आपने, और दासों घोड़ों और मवेशियों बाजार, 3 तरह के बाजार थे। तो बाजार व्यवस्था इंपॉर्टेंट जगह है, पूरा का पूरा जानिएगा। हमने सब पिछले क्वेश्चन में बता दिया था कि दीवाने रियासत क्या है, शाहना क्या है, मुनही क्या है, बरीद क्या है, किस पद पर किसकी नियुक्ति हुई थी, 3 तरह के बाजार थे, हर बाजार में कौन कौन से अध्यादेश या कानून थे। एक आध पॉइंट बल्कि हम और भी बता दे रहे हैं, जैसे अक्सर बोलता है कि दीवाने सराय अदल में कहां के व्यापारियों को विशेष छूट दी गई थी, तो वो है मुल्तान। मुल्तान के व्यापारियों को सुल्तान अग्रिम राशि उपलब्ध कराता था, विशेष छूट दिया हुआ था। अमूमन यही क्वेश्चन इतना ही आपके आ रहे हैं बाजार व्यवस्था में, और उद्देश्य हमने बता ही दिया था आपको। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी सही है, इसका मतलब 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, जिसे जस्ट चर्चा में भी आ चुका था, मजलिस ए खलवत कहते थे। और हमने बताया था इसमें 4 महत्वपूर्ण होते थे, 4 महत्वपूर्ण
मंत्री होते थे। और कौन कौन? अभी हमने पीछे चर्चा किया था, वजीर, आरिज, दीवाने आरिज या आरिज ममालिक जो उनका विभाग हो गया, दीवाने इंशा और दीवाने रसालत, चार थे, पीछे मिलाने के लिए भी आ चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा मजलिस ए खलवत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है। अभी हम जब मिला रहे थे हमने आपसे कहा था, देखिए कि जो चार मंत्री पद हैं उसके अलावा भी काजी उल कुजात न्याय विभाग, सद्र उल सुदूर धार्मिक विभाग का हेड, अमीर ए हाजिब बारबक दरबारी शिष्टाचार को देखता था, वकील ए दर ये सुल्तान के अंगरक्षकों का नायक होता था। तो ऐसे कुछ और भी हैं जो उससे हट करके आते हैं, कुछ कुछ वहीं का आ गया है। तो वकील ए दर, अब वकील ए दर कौन है? वकील ए दर भी है, सरजांदर भी है। तो वकील ए दर जो है वो राजमहल में सुल्तान के जो सुल्तान और राजमहल के अन्य लोगों के उनकी व्यवस्थाओं को वो देखता था, वकील ए दर। और सरजांदर जो होता था, एक्चुअली वो अभी मिस्टेक हमने बोला था आपको, सरजांदर जो होता था वो सुल्तान के अंगरक्षकों का नायक होता था। तो वकील ए दर पहला आपका हो जाएगा 4। फिर बारबक, हमने कहा अमीर ए हाजिब बारबक बोलते हैं इसको, ये दरबारी शिष्टाचार देखता था। तो कहां चला जाएगा? राज दरबार का प्रबंधक, ये हो गया आपका, तो ये हो जाएगा बारबक। अमीर ए हाजी बारबक, अमीर ए मजलिस ये सभाओं उत्सव आदि की व्यवस्था देखता था। और अमीर ए आखूर ये था अश्वशाला का प्रधान। रजिया ने इसी पद पर एक व्यक्ति को नियुक्त किया था याकूत को, जिसकी वजह से उसके ऊपर आरोप लगे नारी मर्यादा को उल्लंघन, क्योंकि वो आरोप लगा था कि वो उससे प्रेम संबंध में है, और इसलिए उसने उसका इतना ऊंचा पद दिया, एक ऊंचा उच्च पद माना जाता था अमीर याकूत पद को। और इसके बाद रजिया खिलाफ विद्रोह भी बहुत हुए। तो इतनी चीज आपको जाननी है। अमीर याकूर हो गया, चार ये भी जान गए आप। अब एक दो हमने एक्स्ट्रा बोला है, तो जितने हमने बताया विभाग, अगर इतने 10 आप जान गए, अमूमन समस्या नहीं आती है। 4 महत्वपूर्ण और 4-6 और एक्स्ट्रा वाले। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? 4 3 2 1। 4 3 2 1 ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। खुम्स में से कितना हिस्सा फिरोज शाह तुगलक ने अपने सैनिकों को दिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल जिसे कहे कि मैथमेटिकल टाइप का कोई चीज हो कि आपको फंसाने का प्रयास किया या रीजनिंग वाला। तो आप खुम्स क्या था? अभी हमने बताया आपको, लूट का धन था। बंटवारा कैसे होता था? तो 4/5 भाग सैनिकों को और 1/5 भाग राजकोष में, केंद्रीय कोष में। फिर हमने क्या बताया कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने इसको रिवर्स कर दिया था। तो इसका मतलब फिरोज तुगलक ने रिवर्स किया नहीं था, इसका मतलब फिरोज तुगलक ने वही लिया जो सामान्यतः हमने पहले बताया। तो 4/5 भाग किसको पूछ रहा है? सैनिकों को पूछ रहा है। तो सैनिकों को, सैनिकों को पूछ रहा है, तो आपको सैनिकों में जानना पड़ेगा कितना। तो हमने कितना बताया था? 4/5 भाग सैनिकों को और 1/5 भाग। तो 4/5 भाग को अगर परसेंटेज में करेंगे, मैथ भी आ गया इसमें आपका, तो परसेंटेज में कितना करेंगे? 4/5 भाग का मतलब हो गया, अगर प्रतिशत करेंगे तो 80% आएगा। 4/5 × 100 करेंगे तो 80% आएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ये 80%, या इसी को कहते हैं 4/5 भाग। बहुत अच्छी बात उसने लिखा, फिरोज शाह तुगलक। थोड़ा सोचने पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और दोनों चीज जानते रहेंगे तब। यही मोहम्मद तुगलक लिखता तो आंसर बदल जाता, तब आपका कितना आ जाता? तब आपका 20% हो जाता फिर वो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बहलोल लोदी द्वारा चलाया गया कौन सा सिक्का अकबर के? बहलोली ने सिक्का चलाया था, बहलोली जो सिक्का था, बहलोली सिक्का, यही अकबर के समय तक यही विनिमय का साधन बना रहा। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व व्यवस्था और लगान व्यवस्था में सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधारों में 2 तरह के सुधार हमने बताते हैं हमेशा क्लास में, जो उसके सुधार थे, एक था राजस्व व्यवस्था में सुधार, एक थी उसकी बाजार व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी के जो आर्थिक सुधार थे उसके पीछे उद्देश्य क्या था? एक शक्तिशाली एवं निरंकुश राज्य की स्थापना करना, ये उसकी बाजार व्यवस्था का। और बर्नी ने तारीख फिरोजशाही में उसकी बाजार व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख किया है। हालांकि इब्न बतूता ने भी है, इसामी ने भी किया हुआ है, और अमीर खुसरो के खजाइन फतू में भी हल्का फुल्का चर्चा, लेकिन मेन बर्नी की तारीख फिरोजशाही में। तो
वो उसके आर्थिक सुधारों का उल्लेख उसमें किया गया है। अब इसमें देखा जाए, अभी तो हमने बोल ही दिया आपको, पूछ रहा है कि व्यवस्था में सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य पहला तो यही हो गया कि एक शक्तिशाली एवं निरंकुश राज्य की स्थापना, बिल्कुल सही है। उसके पीछे उद्देश्य क्या था, साम्राज्य विस्तार की लालसा, तभी तो वो अब बड़ी सेना रखना चाह रहा था। उसके बाद मंगोल आक्रमण से, ये भी सही है। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहां पे ध्यान रखिएगा, एक ये मेन है चलेगा, लेकिन और सब भी जरूरी है। उसकी बाजार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य तो ठीक है, यही है, एक शक्तिशाली एवं निरंकुश राज्य की स्थापना, लेकिन उसके पीछे और भी है जो उससे आर्थिक सुधारों से ही जुड़े हुए हैं। और यही है कि आर्थिक सुधार रहेगा, निश्चित बड़ी सेना रख पाएगा, विस्तार कर पाएगा, मंगलों से सुरक्षित कर पाएगा, इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान निश्चित करने की योजना बनाई। इसने भूमि की पैमाइश की मानक इकाई, देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने बिस्वा का प्रचलन किया था। भू राजस्व से संबंधित हम 5 पॉइंट आपको फिर बोल दे रहे हैं। उसके 8 सुधारों में जो हमने रेवेन्यू वाला बात किया था, 2 भाग में बांटा था, बाजार और रेवेन्यू। तो रेवेन्यू में आपको 5 पॉइंट दे रहे हैं। नंबर 1, खूत मुकद्दम चौधरियों के अधिकार छीन लिए। नंबर 2, बटाई की जगह मसाहत प्रणाली लागू किया, क्या होता है बता चुके हैं। नंबर 3, उपज का 1/2 भाग वसूल किया, और मसाहत चूंकि भूमि के माप पर आधारित था इसलिए उसने बिस्वा का प्रचलन किया। फिर एक विभाग बनाया, दीवाने मुस्तकराज, और 2 नए कर भी लगाए थे, घरी और चरी। इतना आप जान रहे हैं तो कोई समस्या नहीं आनी यहां से फिर। और बाजार व्यवस्था पर भी हमने लगभग सभी बातें आपको बता दिया। तो उसके आर्थिक सुधारों से संबंधित सभी क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे इतने में ही। तो क्या है, उसने बिस्वा, तो आपको आंसर हो जाएगा आपका बिस्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनिकों की हुलिया तैयार करने वाला अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत का पहला सुल्तान था, बिल्कुल सही है। हुलिया तैयार करने के पीछे सुल्तान का उद्देश्य क्या था। हुलिया प्रणाली, इसलिए उसने डिटेल घोड़ों को दागने का भी काम शुरू किया और हुलिया भी शुरू किया, केवल इसलिए कि कहीं कोई धांधली बेमानी न होने पाए। और घोड़े हैं, दाग उस पर लगा है, और उस पर गर्म लोहे से ठप्पा लगा देते थे, तो कोई गिनती कराते समय बेमानी नहीं कर सकता कि एक ही घोड़े को 2 बार प्रस्तुत कर सके। यही सेम चीज ऐसा भी था, हुलिया में भी था कि सैनिकों का पूरा डिटेल ले लिया जाता था, तो कभी ऐसा ना हो कि अपनी जगह किसी और को कोई भेज दिया, वही सैनिक जो उसकी नियुक्ति हुई है। तो यही उसका पीछे उद्देश्य था। तो पहला, युद्ध क्षेत्र में विपक्षी दल नहीं, युद्ध के अवसर पर सैनिक अपने स्थान पर किसी अन्य, बिल्कुल सही बात है, यही आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सर्वप्रथम भारत में किसके द्वारा जजिया कर की चर्चा आ चुकी है पीछे। सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक, 712 में इसने सिंध पर आक्रमण किया था। और जजिया कौन लेता है, मुस्लिम लोग। किससे लेते हैं, गैर मुसलमानों से। तो जब पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम है तो स्वाभाविक है सबसे पहला जजिया भी लेने वाला कौन होगा, मोहम्मद बिन कासिम ही होगा। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया सिंध वासियों से लिया था, या भारत से, जो भी वर्ड आ जाए। तो आपका सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सल्तनत काल में ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त रखा गया था, कालांतर में जस्ट पीछे बता चुके हैं। जजिया क्या है ये भी बता चुके हैं, सबसे पहले किसने लिया ये भी बता चुके हैं, और किसने ब्राह्मणों से, जजिया से बहुत लोग मुक्त थे, चर्चा हुई है। ब्राह्मण हो गए, अनाथ हो गए, महिलाएं, बच्चे, विकलांग। लेकिन फिरोज तुगलक ने अपने धार्मिक कट्टरता की वजह से ब्राह्मणों से भी जजिया वसूलने का निश्चय लिया था। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन, फिरोज तुगलक, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने सर्वप्रथम नहर निर्माण की दिशा में प्रयास किया। अब देखिए यहां पे गयासुद्दीन ऑप्शन में है, पिछले वाले में नहीं था। यहां आपका आंसर गयासुद्दीन तुगलक ही सही होगा। पहली बार सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, गयासुद्दीन तुगलक। अगर बड़े पैमाने पर होगा तो फिरोज शाह तुगलक। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सततकालीन प्रभागों का अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। चलिए ठीक है, जब प्रशासन की बात होती है तो इसको भी आपको जानना चाहिए कि पूरा साम्राज्य था, सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, तो साम्राज्य, जो साम्राज्य था वो प्रांत में बटा हुआ था। प्रांत शिक में बटे हुए थे, शिक परगने में बटे हुए थे, और परगने ग्राम में बटे हुए थे। यही क्रम है आपका। साम्राज्य प्रांत में बटा हुआ था, प्रांत शिक में, शिकों का गठन बलबन ने किया था, शिक परगने में। इसको आप एसपीजी भी याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। प्रांत तो होगा ही होगा, जैसे आज देश है उसके बाद प्रांत है, प्रॉमिस, ठीक है। उसके बाद बचे हुए को आप एसपीजी याद कर लीजिए। तो शिक, परगने और ग्राम यहां चेक कर लीजिए, प्रांत है ही है, शिक, परगना एवं ग्राम। आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस मंगोल नेता ने अंतिम अब्बासी खलीफा अल मुस्तसिम का, पिछले अभी हमने बताया था आपको एक क्वेश्चन में, चर्चा एक्सप्लेनेशन में बता दिया था हमने, उसका नाम है हलाकू। कब किया था? 1258 में। किसका? उसका नाम क्या था? अच्छा दिया ही है, अल मुस्तसिम, कोई दिक्कत ही नहीं है, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? हम फिर आपसे कहेंगे इक्ता व्यवस्था को अच्छे से जानिएगा। जैसे आप मुगल में जाएंगे तो मनसबदारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, जैसे आप उधर विजयनगर जाएंगे तो नायंकर व्यवस्था, मिलते जुलते हैं सब। इधर का इक्ता, उधर का जागीरदारी, उधर का नायंकर, थोड़े बहुत अंतरों के साथ। यहां से क्वेश्चंस खूब आते हैं, तो अलर्ट रहना है। इसकी पूरी विशेषता बता चुके हैं, सीधे ऑप्शन पे आइए, समझ में आ जाएगा अभी। तो पहला क्या है? इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। ठीक है, इक्ता भूमि को दे दिया जाता था, वहां से राजस्व ले लेते थे। एक बार आगे बढ़ा जाए तब देखा जाए। करा व्यवस्था नहीं है, चलिए सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है। चलिए, इक्ता से कथित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती है। अगर कोई दुविधा भी है तो कोई नहीं, सी आपको साफ साफ दिख रहा है। हमने क्या बताया था? इक्ता जिसको दिया जाता था वो इक्तादार होता था और उससे मिलने वाला राजस्व वो अपने वेतन के रूप में रख लेता था। थोड़ा सा हिस्सा कभी वही जाता था जो कि एक्स्ट्रा, उसके वेतन से एक्स्ट्रा होता था, उसी के लिए फवाजिल सब जो पीछे आपने क्वेश्चन लगाया है वो आया हुआ है, तो उसमें कोई दुविधा नहीं है, ये भी सही है। मुक्ति मतलब इक्तादार, इक्तादार को मुक्ति कहते थे, वली भी कहते थे, वही है। इक्ता से कभी राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, स्वाभाविक है कि उसको वही वेतन मिल रहा है, उसी लिए वेतन वो ले ही रहा है। उसका दायित्व क्या था? एक सेना रखना, राजस्व की वसूली करना, उससे अपना वेतन ले लेना, और जो वेतन ले रहा है करना क्या है? आपको सेना रखनी है, जरूरत पड़ने पर सेना सुल्तान को मुहैया कराना है। नेक्स्ट, लिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? ठीक है, अभी हमने बताया था खराज, वो तो है ही है। चलिए, एक ये हो गया। खुम्स तो है नहीं, लूट का धन था, पढ़ चुके हैं आप। ये उन नहीं है, ये उस्र होगा, होना चाहिए। अभी ऑप्शन से समझ में आ जाएगा, हमने बताया भी था उस्र क्या है। और उसके बाद मुक्तई है। अब अगर हम खराज ले लें और उस्र ले लें, आपको हमने बताया था कि खराज और उस्र टेक्निकली क्या है? भू राजस्व ही है। बस एक अंतर क्या है कि खराज वह भू राजस्व है जो हिंदू द्वारा जोती गई भूमि से लिया जाता था, और उस्र वह है जो उसरी भूमि से, और उसरी भूमि के मालिक कौन थे? वो तुर्की मुसलमान थे, तो इसका मतलब वो भी भू राजस्व हो गया। तो है तो दोनों चीज ही, बस एक ये है कि एक हिंदू, एक गैर मुसलमान हो गया और एक मुस्लिम हो गया, तो ये दोनों तो होंगे एक और तीन। पर देखिए, एक और तीन कहीं नहीं है, एक और तीन कहीं अलग से नहीं है। अब एग्जैक्ट सही कहा जाए तो एक और तीन सबसे अच्छा आंसर होता, लेकिन अब एक तीन नहीं है, दो लेना ही नहीं है, तो दो ये भी कट गया। ठीक, दो यहां भी है, ये भी कट गया, और यहां एक है लेकिन तीन नहीं है, तो यहां एक तीन है। इसका मतलब चौथे के बारे में आपको थोड़ा सोचना है। ठीक, मुक्तई, तो राजस्व वसूलने के जो तरीके थे उसमें मुक्तई भी एक तरीका था एक्चुअली में। अब भू राजस्व तो नहीं है, मुक्तई तरीका है एक्चुअली। लेकिन अब कोई ऑप्शन सही नहीं बन रहा है, तो बिल्कुल सही आंसर तो होता अगर एक तीन ऑप्शन में होता, लेकिन चूंकि बात नहीं बन रही है तो इसलिए हम लोग उसको भी रखेंगे। तो एक तीन चार आपका आंसर हो जाएगा डी। हमने कहा बटाई, मसाहत, नस्ब और मुक्तई, ये चार तरीके थे, जिसमें बटाई और मसाहत ही बहुत फेमस थे। वो और जो दोनों थे वो सॉरी अनुमान आधारित थे, मोटे तौर पर भू राजस्व आकलन का तरीका था, नस्ब और मुक्तई व्यवस्था। तो उसको भी हम लोग जोड़ लेंगे तभी आपका ऑप्शन बन पाएगा। कि आपके दो सेट हो गए 20-20 क्वेश्चन के प्रशासन में, और हम समझते हैं कि काफी कुछ आपका इसमें कवर हो गया। अब दिल्ली सल्तनत का एक सेशन आपका और होगा जिसमें हम लोग साहित्य, हालांकि बिल्कुल याद करने वाला ही जगह है वो, और स्थापत्य की चर्चा होगी, थोड़े बहुत समाज और संगीत आदि की भी चर्चा हो जाएगी। में भी वो भी दो सेट करना पड़ेगा, और इसके साथ आपका दिल्ली सल्तनत पूरा तैयार हो जाएगा। और मेरा ये पूरा विश्वास है कि इसको आप ठीक से लगाएंगे तो इस क्वेश्चन को कराने के पीछे मेरा जो पर्पस केवल यही है कि आपका पूरा सिलेबस आपका रिवीजन हो जाए। क्वेश्चन बनाया ही इस हिसाब से है, हर एक क्वेश्चन में 3-4 फैक्ट्स देना, सम्मिलित करने का देना, ताकि उस दायरे को पूरा कवर किया जा सके। और क्वेश्चन के साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन हो गया तो वो दायरा को और बढ़ा दिया, तो मोर और लेस आप दिल सतत कवर कर रहे होंगे। और क्वेश्चन से कवर करने में आपको जल्दी याद होता है। इसी तरीकों को ध्यान में रखकर हमने ये व्यवस्था सोची है। तो दिल्ली सल्तनत अगले 2 सेशन में आपका समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग मेडवल में मुगल पे आएंगे। तो पुनः हम कहेंगे आपको कि हमारे यहाँ इसके अलावा
यूपीपीसीएस प्री 2025 के जो 24 आपका जो अभी होने वाला है, आपका आगे 25 वाला, उसका अक्टूबर में जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हम लोग एक तो टेस्ट सीरीज भी चला रखा हमने, एक पेपर हो भी गया है, दूसरा पेपर कल संडे को होने वाला है। तो ऑनलाइन भी है, वो ऑफलाइन भी है। जो लोग ऑफलाइन में एनरोल कर चुके हैं वो तो दे ही रहे हैं, जो आसपास के लोग हैं, बट जो लोग दूर हैं, नहीं पहुंच सकते हैं, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके उस टेस्ट सीरीज में शामिल होइए, काफी लाभ होगा आपको। उसमें भी आपको जो आंसर मिलेगा विद एक्सप्लेनेशन पूरा मिलेगा, तो उसमें आप अपने तैयारियों का आकलन कर पाएंगे और अपनी कमियों को सुधारने का भी मौका है, उसको आप सुधार पाएंगे। तो हम ऑल द बेस्ट आपको, आप तैयारी पे ध्यान दीजिए, अपना समय कम है और अब तो कुछ एग्जाम्स और भी आ गए कुछ लोगों के लिए, खासतौर से हम अपने हिस्ट्री के लिए कहेंगे कि जो टीजीटी पीजीटी के भी हैं उनका भी पूरा कवर हो रहा होगा, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी आपको। तो ठीक है, इसी के साथ थैंक यू।